हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड की इस क्लास में आपका स्वागत है। इट इज़ माय 12th लेक्चर। टुडेज टॉपिक दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सिंस इट इज़ ए बिग टॉपिक, so we teach here, that is the part 1. ओके, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि स्पेक्ट्रम का जिसमें अध्ययन किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पदार्थ के परमाणुओं के द्रव्यमान का स्पेक्ट्रम लिया जाए। स्पेक्ट्रम शब्द का अर्थ बढ़ता क्रम या घटता क्रम होता है। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में भी हम लोग देख चुके हैं कि according to wavelength or according to frequency, either it may be increasing order or it may be decreasing order. So ये जो ऑर्डर होगा उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ में परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु का द्रव्यमान बढ़ते क्रम में हो या परमाणु का द्रव्यमान घटते क्रम में हो, तो ये उस क्रम को जिस मशीन से, जिस तरह से, जिस विधि से हम डिटेक्ट कर पाएंगे, उसका पता लगा पाएंगे, उसको हम नाम देंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक इस प्रकार की व्यवस्था है, एक इस प्रकार के अरेंजमेंट है जिसमें हम पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ते क्रम में या उसका द्रव्यमान घटते क्रम में एक ही लाइन में हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। स्पॉट्स के रूप में प्राप्त कर लें या एक लाइन के रूप में प्राप्त कर लें और उसका फोटोग्राफिक प्लेट पर फोटो भी ले सकें। इस प्रकार की व्यवस्था को हम नाम देते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। चूँकि द्रव्यमान का पता होना बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि पदार्थ के परमाणु के द्रव्यमान का मापन करने वाला उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, जिसमें कि हम पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान का मापन कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि इस उपकरण में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग द्रव्यमान के परमाणुओं में से एक समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं का फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा में अंशांकन होता है। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें एक रेखा। अब इसमें बढ़ते क्रम पर, ये इस प्रकार से बढ़ते क्रम पर ये M1 द्रव्यमान का, M2 द्रव्यमान का, M3 द्रव्यमान का एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये स्पॉट्स प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें अगर, और इसमें इनको अलग अलग करने का कारण, पृथक्करण करने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। आगे शब्द होता है स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ के, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी के। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रम यानी कि द्रव्यमान वर्णक्रम, द्रव्यमान वर्णक्रम के लिए, तो ये द्रव्यमान वर्णक्रम क्या होगा? यानी कि पदार्थ के परमाणुओं का एक बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम या घटते हुए क्रम में जो अरेंजमेंट होगा, जो व्यवस्था होगी, उसको हम नाम देते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रम। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य से संबंधित स्पेक्ट्रम हो सकता है या फिर आवृत्ति से संबंधित स्पेक्ट्रम हो सकता है। और तीसरा, अगर द्रव्यमान से संबंधित स्पेक्ट्रम है तो उस स्पेक्ट्रम को द्रव्यमान वर्णक्रम या द्रव्यमान स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं का समूह या बिंदु
आदि को द्रव्यमान स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा मैं यहाँ पर बता रहा था कि कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट, और इसमें हम किसी भी तरह से मान लिया जाए कि कोई बीम है और उस बीम में बहुत सारे अलग अलग द्रव्यमान के पार्टिकल्स हैं और मिक्स्ड हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से या फिर मैग्नेटिक फील्ड से, इनसे हम उनको क्लासीफाई इस तरह से करें कि सबसे कम द्रव्यमान का कण फोटोग्राफिक प्लेट पर यहाँ पर आकर गिरता है, उससे ज़्यादा का यहाँ, उससे ज़्यादा का यहाँ, उससे ज़्यादा का यहाँ, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्पॉट्स बनते चले जाएंगे एक क्रम में, और ये सारे के सारे स्पॉट्स निरूपित करेंगे द्रव्यमान के बढ़ते क्रम को या फिर द्रव्यमान के इस तरह से घटते क्रम को। तो इस को कहा जाता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं का समूह या बिंदु, स्पॉट्स आदि को द्रव्यमान स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणु के द्रव्यमान से किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं के समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक तथा इसके अंशों का आकलन किया जाता है। तो ये सारी के सारे वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें प्राप्त होती हैं तब जबकि हम परमाणु के द्रव्यमान का पता लगा चुके होते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें जिस मशीन की, जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। और इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए फिर क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले तो हमें एक इस तरह का समूह चाहिए पदार्थों का जिसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो, और इस प्रकार के समूह में हम कहें कि कणों का समूह हो, और वो कणों का समूह कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सोर्स ऑफ आयंस, यानी कि आयनों का स्रोत हो। कहीं ना कहीं से तो हमें पार्टिकल चाहिए, तो पार्टिकल जो मिलेगा वो पार्टिकल कहाँ से मिलेगा? आयन सोर्स से पार्टिकल मिलेगा। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का पहला बिंदु, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का पहला बिंदु जो होगा वो आयन सोर्स होगा। आयन सोर्स, जहाँ से आयन प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, आयन सोर्स कहाँ से मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, किस तरह से मिलेंगे? तो ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले सालों में पढ़ भी चुके हैं आयन सोर्स के बारे में, कि आयन, अगर आपको नेगेटिव आयंस की आवश्यकता है, और नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या किसी पदार्थ के आयन भी हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की तो सिंपल विधि, जो सबसे साधारण विधि है, वो है थर्मोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन, जिसमें फिलामेंट को गर्म किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऋणात्मक आयन हो सकते हैं, कुछ धनात्मक आयन हो सकते हैं, इस तरह के सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे, एल्यूमिनियम, ये प्लस आयंस। तो पदार्थ हमें मिले और इन पदार्थों के आयन हो, उन आयनों का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मासेस के करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि इन आयनों को हम कैसे प्राप्त करें, और इनको प्राप्त करने का, जहाँ भी कहीं से प्राप्त करेंगे वो होगा उसका आयन का स्रोत। तो पहला इसका मास स्पेक्ट्रोग्राफ का पार्ट है, पहला हिस्सा है सोर्स ऑफ आयन या आयन सोर्स। तो ये पहला बिंदु इसका है आयन स्रोत। यह पहला एवं महत्वपूर्ण भाग है। इट इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। जिस पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है उसे एकधा या बहुधा, सिंगल या डबलेट, ट्रिपलेट, इस तरह से आयनित आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। एकधा में Cl-, Na+, एकधा। बहुधा में अगर द्विसंयोजी है तो इसी तरह से द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, उस तरह से ये बहुधा आयनित आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। पदार्थ या तत्व के आयन प्राप्त करने या इसकी प्रकृति के आधार पर हम इनको प्राप्त करते हैं। कैसे? कि अगर पदार्थ क्षार धातु के हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम आदि, इनके धनायन
इनके खनिजों को गर्म करके प्राप्त किए जाते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम यू आदि धातुओं के आयन प्राप्त करने के लिए इनके इलेक्ट्रोड्स के मध्य ऑसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज यानी कि दोलनी स्पार्क विसर्जन से प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, ये एक विधि है जिसमें जैसे ये एक वोल्टमीटर है और इस वोल्टामीटर में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, कोई पदार्थ इसमें भर दिया और इसके बीच में हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक विभव अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव वाला एनोड हो जाता है और ये कैथोड हो जाता है। तो यहाँ धनात्मक आयन एनोड से उत्सर्जित होकर के जाएगा और ये कैथोड की ओर जाएगा। तो ये धनात्मक आयन इस पदार्थ का होगा जिस पदार्थ का ये एनोड बना हुआ होता है। इसी तरह से अगर मान लो कोई कैथोड है तो इस कैथोड से संबंधित हमें इलेक्ट्रोड मिलेंगे। तो ये विधि कहलाती है विद्युत स्पार्किंग की या विसर्जन की विधि, जिसमें कि हम आयन प्राप्त करते हैं। दूसरी, विसर्जन नली में कम दाब पर भरी हुई गैस के उच्च वोल्टता पर विसर्जन से भी बहुत सारे तत्व एवं अणुओं के धनात्मक आयन प्राप्त किए जाते हैं। इस चीज को भी आप ठीक से समझें, क्योंकि इस बिंदु की हमें आवश्यकता आगे भी हमेशा पड़ती रहेगी। कि जैसे मान लिया जाए, समझ लें इसको आप, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम होता है विसर्जन नली। इस विसर्जन नली में एक कैथोड और एक एनोड लगा दिया जाता है। यहाँ बीच में एक गैस भर दी जाती है। ये वो गैस है जिस गैस के हमें आयन प्राप्त करने हैं। इसमें इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें। ये पोटेंशियल हमने अप्लाई किया प्लस माइनस, इससे ये प्लस एनोड बन जाएगा, एनोड होगा, और ये कैथोड। तो स्वाभाविक है कि एनोड धनात्मक है, कैथोड ऋणात्मक है। यहां कैथोड से उत्सर्जित होकर इलेक्ट्रॉन गति करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गति करके यहां जो गैस भरी हुई है इस गैस के परमाणु से ये टकराएगा और इस परमाणु को तोड़ करके इसका ये धनात्मक आयन हमें पॉजिटिव आयन प्राप्त होगा। और ये जो पॉजिटिव आयन प्राप्त होंगे, ये पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्राप्त होते हैं। इसको हम नाम देते हैं गैस विसर्जन। ये प्रोसेस गैस विसर्जन का प्रोसेस है जिसमें हम धनात्मक आयन प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर है कि विसर्जन नली में कम दाब पर भरी हुई गैस के उच्च वोल्टता पर विसर्जन से भी बहुत सारे तत्व एवं अणुओं के धनात्मक आयन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये वो सारी विधियां हैं जिनसे कि हम आयन स्रोत प्राप्त करते हैं, कि आयन प्राप्त करते हैं, और इनको हम नाम देते हैं आयन स्रोत। ओके। इसके अलावा आयन स्रोत में चौथे बिंदु ये हो सकता है कि जिन तत्वों को गैस या वाष्प के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तत्वों को गैस या वाष्प के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी गैसेस हैं, या इनको वेपर के रूप में, तो उनके धनात्मक आयन कम दाब की गैस पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये भी एक विधि हो सकती है। अब बात करते हैं हम कि आयन्स जो होंगे वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, गुणधर्म क्या होंगे आयनों के गुण। जो स्रोत से आयन प्राप्त होंगे उन आयनों के गुण किस तरह के गुण होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी। तो इनमें आयनों का आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि हमेशा जो आयन होते हैं उन आयनों का आवेश Q इज इक्वल टू या तो 1E होगा, प्लस माइनस हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E, यानी कि ये E का पूर्ण गुणज होगा। ये तो पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि आयन का आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आयनों की ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान
आदि भिन्न भिन्न होते हैं। स्वाभाविक सा है, कम ज़्यादा होंगे। आयन जैसे ही गति करना प्रारंभ करेगा तो वहाँ उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, लेकिन जब गति करना शुरू कर देगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, संवेग बढ़ जाएगा। द्रव्यमान भी उनके अलग अलग होते हैं। अलग अलग इन द सेंस कि अगर मिश्रण में एक से अधिक गैसें हैं तो उनके अलग अलग द्रव्यमान होंगे, उन गैसों से संबंधित आयनों के। तो गैसों आयनों की ऊर्जा अलग हो सकती है, संवेग अलग हो सकते हैं और द्रव्यमान भी अलग हो सकते हैं। आयन अपसारी पुंज के रूप में गति करते हैं फैलते हुए, ये डाइवर्जिंग सिस्टम में। यानी कि अगर मान लो यहाँ से आयन एक स्लिट से बाहर निकल रहा है, ये इसमें से बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकलने पर ये फैलने लगता है, ये इस तरह से गति कर। तो ये इनका जो गति होती है वो डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी पुंज के रूप में होती है, अर्थात इनकी गति संकीर्ण पुंज नैरो के रूप में नहीं होती, फैलते हुए होती है। इसलिए हमें फिल्टर्स की आवश्यकता होती है। सो वी यूज फिल्टर्स। तो ये इस प्रकार के होते हैं, या तो हम फिल्टर लेते हैं और या हम बीच बीच में स्लिट्स लगा देते हैं, जिससे कि हमें एक संकीर्ण पुंज के रूप में प्राप्त होते रहें। तो ये पहला बिंदु था मास स्पेक्ट्रोग्राफ का पहला बिंदु, दैट इज सोर्स ऑफ आयंस। दूसरा इसका बिंदु होता है फिल्टर्स। फिल्टर, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का दूसरा बिंदु है फिल्टर। फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जो एक निश्चित आवेश, निश्चित ऊर्जा, निश्चित संवेग व निश्चित द्रव्यमान वाले आयनों को ही पृथक करने के उपयोग में लिया जाता है। इनको हम फिल्टर कहते हैं। यानी कि फिल्टर एक इस तरह का उपकरण है जिससे हम एक निश्चित ऊर्जा की, या तो हम निश्चित ऊर्जा के आयन प्राप्त कर लें, या हम एक निश्चित संवेग के या फिर निश्चित द्रव्यमान के आयनों को प्राप्त किया जा सकता है। आयनों का मिश्रण है, इस मिश्रण में खूब सारे आयन हो सकते हैं और इनमें से पर्टिकुलर हम एक ही द्रव्यमान के आयनों को इकट्ठा कर पाएं, तो इसके लिए हमें फिल्टर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो उपकरण होंगे उन उपकरणों को हम फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर भी 3-4 तरह के फिल्टर होते हैं। एक फिल्टर ऊर्जा फिल्टर, दूसरा संवेग फिल्टर, तीसरा वेग फिल्टर और चौथा कोणीय संवेग फिल्टर। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के फिल्टर होते हैं। ऊर्जा फिल्टर का अर्थ है कि एक ऐसा फिल्टर जिसमें आयनों का एक समूह है और उस समूह में से केवल एक ही ऊर्जा के आयन उसमें से पृथक्कृत होते हों और बाकी अलग अलग ऊर्जाओं के आयन इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएं, रुक जाएं, तो इस प्रकार का फिल्टर ऊर्जा फिल्टर होगा। इसी तरह से संवेग के रूप में अगर आयन प्राप्त होते हैं तो वो संवेग का फिल्टर होगा, और वेग के रूप में आयन प्राप्त होंगे तो वेग फिल्टर होगा, या फिर कोणीय संवेग का एक निश्चित रूप से फिल्टर होगा। तो ये एक दो इसके बिंदु हम लोगों ने देखे मास स्पेक्ट्रोग्राफ के। ये दो बिंदु हैं, पहला बिंदु सोर्स ऑफ आयन, दूसरा बिंदु फिल्टर, और तीसरा बिंदु इसमें डिटेक्शन का होता है। इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तीसरा बिंदु दैट इज डिटेक्शन। डिटेक्शन यानी कि संसूचन, यानी कि इनको कैसे संसूचित करें, कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हम फोटोग्राफिक प्लेट को काम में लेते हैं। और आज की तारीख में तो हम स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन एट्सेट्रा, इस तरह के स्क्रीन्स को भी हम उपयोग में लेते हैं। तो ये एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में आइडिया था। नेक्स्ट इसका जो हिस्सा है वो पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।